मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सो लेट अस सी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को जानने से पहले आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड होता क्या। तो मैं थोड़ा सा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक रिव्यू देना चाह रहा हूँ आप लोगों को मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, एक फिनोमिना डिजाइन किया गया। फर्स्ट पहला फिनोमिना जो ऑब्जर्व्ड हुआ वो कहां पर ऑब्जर्व्ड हुआ था, टर्की में। टर्की का एक टाउन था, टर्की का एक टाउन था जिसका नाम है मैग्नीशिया, है ना। मैग्नीशिया के नाम पे ही मैग्नेटिक पड़ा यहाँ पर। तो टर्की के टाउन में एक मैग्नीशिया जगह थी जहां पर फर्स्ट टाइम आयरन ओर में मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व किया। इन जो ऑब्जर्व हुआ उस ऑब्जर्व साइंटिस्ट का नाम ओर था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, आयरन ओर रखा गया। हुआ क्या, इन्होंने ये बोला कि एक ऐसा कुछ सिस्टम है, ऐसी कोई रीजन है जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक टाइप के मटेरियल्स एक तरीके का फोर्स फील करते हैं। उन्होंने क्या बोला कि एक मैग्नेटाइट जो रीजन अपने जो भी ये पावरफुल चीज है जो अपना एक रीजन बना रही है उसको मैग्नेटाइट बोला गया। और ये मैग्नेटाइट अपने चारों जैसे ये मान लो इसने एक रीजन बनाया, तो इस रीजन में प्रेजेंटेड सभी टाइप की स्पेसिफिक मटेरियल जैसे कि कोबाल्ट, स्पेसिफिक मटेरियल की बात करी जाए तो कोबाल्ट हो गया, आयरन हो गया, ठीक है ना, आयरन हो गया, निकिल हो गया, है ना, निकिल हो गया, कॉपर हो गया। ऐसे बहुत सारे स्पेसिफिक टाइप के मटेरियल एक तरीके का अट्रैक्टिव फोर्स फील कर रहे थे। तो क्या बोला और साहब ने कि एक ऐसा पावरफुल चीज है जो अपने चारों ओर एक ऐसा रीजन बनाती है जिसमें प्रेजेंटेड स्पेसिफिक टाइप के मटेरियल्स क्या करते हैं, एक फोर्स लगाते हैं, एक फोर्स फील करते हैं। दिस फील्ड is called a magnetic field generated by the magnet, ठीक है ना। तो इस ओर को, जो इस ओर है, जो आयरन ओर में मैग्नीशिया में फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व हुआ मैग्नेटिक फील्ड, इस ओर को मैग्नेटाइट बोला गया। और मैग्नेटाइट ने एक रीजन बनाया जिसमें उपस्थित सभी टाइप के प्रेजेंटेड सभी टाइप के स्पेसिफिक मटेरियल एक फोर्स फील कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दिस इस जो फील्ड है, ये जो फील्ड है उस फील्ड को ही हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो दिस फील्ड generated by magnetite is called magnetic field। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि फर्स्ट टाइम ऑब्जर्वेशन कहां पर मिला था, तो मैग्नीशिया कहां पर पाया जाता है, टर्की में, ठीक है। किसके अंदर पाया गया था, आयरन ओर में, ठीक है ना। और एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने अंदर बोला कि एक आयरन मटेरियल है जिसके ओर में एक मैग्नेटाइड होता है और वो अपने चारों ओर एक फील्ड जनरेट करता है जिसमें प्रेजेंटेड सभी टाइप के स्पेसिफिक मटेरियल्स फोर्स फील करते हैं। फिर इसको आगे जाके ऑस्टेड साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया। और एक्सपेरिमेंट क्या किया उन्होंने, इसको समझते हैं। उन्होंने एक वायर लिया, स्ट्रेट वायर, ठीक है ना। और इस वायर को उन्होंने स्टैंड पे खड़ा कर दिया। ऐसे स्टैंड लगा दिया, एक इधर स्टैंड लगा दिया, इसी तरीके से एक स्टैंड इधर लगा दिया, और स्टैंड पे लगाने के बाद उन्होंने इसको कनेक्ट कर दिया, इस वायर को ऐसे लेकर आए, है ना, इधर भी लेकर आए, और इसको कनेक्ट कर दिया वाया बैटरी से, है ना, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जो बैटरी से कनेक्ट किया उसके केस में उन्होंने क्या किया, एक बैटरी ली और उस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को इधर लगाया और निगेटिव टर्मिनल को इधर लगा दिया। ये निगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल,
ठीक है ना। इन्होंने इस तरीके से कनेक्ट किया, एक बैटरी होगी जिसका ईएमएफ ये होगा, एक स्विच लगाया था यहाँ पर, और सबसे पहले उन्होंने पाया क्या, पाया गया कि स्विच क्लोज जैसे ही किया, तो ये तो हम सबको पता है स्विच क्लोज करते ही करंट का फ्लो होने लगेगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगी। तो करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगी, तो इन्होंने जैसे ही इसके पास एक कंपास लेकर आए, और कंपास लेकर जैसे ही ये कंपास लेकर आए, दिस कंपास फील अ डिफ्लेक्शन, और ये डिफ्लेक्ट हो गया। अच्छा, यहां से इन्होंने बोला कि यार कोई ये जो वायर है ये अपने चारों ओर एक ऐसी फील्ड बना रहा है जिस फील्ड की वजह से कंपास जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो सच है, अब कंपास जो है हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट होता है, इसलिए उन्होंने बोला कि एवरी करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग इटसेल्फ। हर तरीके का करंट कैरिंग वायर, जो करंट कैरिंग वायर होता है, वो अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस बार क्या किया, इसको चेंज कर दिया, और इसकी पोलैरिटी को बदलने के लिए अब की इसको इन्होंने इसकी पोलैरिटी बदल दी, और इस बार पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो इस साइड कनेक्ट कर दिया, और निगेटिव टर्मिनल जो है बैटरी का वो इस साइड कनेक्ट कर दिया। और ऐसा कनेक्ट करने पर पाया कि डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो। अभी आप देख रहे हो कि इस डायरेक्शन में थी, अभी आप देख रहे हो कि इस डायरेक्शन में थी, अब डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हुई और करंट की डायरेक्शन हो गई इस तरह। डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होते ही डिफ्लेक्शन, मैग्नेटिक जो कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन था वो बदल गया। तो उन्होंने बोला, पहली बात तो ये बोली कि एवरी करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, एवरी करंट कैरिंग वायर produces a magnetic field in its surrounding, in its surrounding। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि यार हर तरीके का ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक पॉइंट और बोली उन्होंने कि द डायरेक्शन ऑफ magnetic field depends on the direction of current। सो जिस डायरेक्शन में करंट जाएगी उसके उस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अगर डायरेक्शन आप देख रहे हो कंपास में जो डिफ्लेक्शन हुआ है पिंक कलर का, वो तब हुआ था जब मैग्नेटिक फील्ड में करंट जो है, जो वायर में करंट जो है वो ए टू बी गई थी। और जब हम देख पा रहे थे जब डायरेक्शन डिफ्लेक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ या दूसरी जगह पर हुआ, जब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बदली, तब जब करंट की डायरेक्शन बी टू ए हो गई। सो दिस एक्सपेरिमेंट इज डन बाय ऑस्टेड, इसलिए इसको ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। दिस इज ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट या ऑस्टेड लॉ। उन्होंने ऑस्टेड ने क्या ऑब्जर्व किया कि एवरी करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। सच अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्लीज रिमेंबर। सो यार सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आती है हाउ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। So if you want to determine the direction of magnetic field, so we use a right hand thumb। मैं यहाँ पर चाहूंगा कि सिर्फ आप मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चंस को करने चाह रहे हैं तो सिर्फ एक ही लॉ को पकड़ के चले। अगर आप एक ही सिंगल लॉ को पकड़ के चल रहे हैं तो आप हर एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आप कई लॉज लोगे तो आप कंफ्यूज ज्यादा हो जाओगे। सो फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, determination of direction of magnetic field, determination
of direction of magnetic field in current carrying wire using a right hand thumb rule, है ना, using right hand thumb rule. ओके, क्या करना है आपको राइट हैंड थंब रूल में? जस्ट होल्ड द वायर्स allow and indicates the thumb in the direction of the magnetic field, then the curved fingers is represent the direction of magnetic field. क्या करना है आपको? आपका जो वायर है, सपोज करो इस केस में वायर में करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, जो एरो रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज वायर, स्ट्रेट वायर है, और इसमें करंट जो है वो इस डायरेक्शन में है। अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रही है तो आपको बस करना है क्या, आपने हाथ को लेना है और इस वायर को होल्ड करना है। आप इस तरीके से इसको होल्ड करो कि जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ रहे। तो आपकी जो कर्व्ड फिंगर्स है, जैसे आप होल्ड किया तो जो कर्व फिंगर्स होंगी वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगी कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे हो। सो आप देख पाओगे कि कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही हैं। These concentric magnetic field lines is depends by the direction of current and magnitude of current. ठीक है ना, कितना मैग्नीट्यूड है इस बात पे भी डिपेंड करता है। तो अगर आप एक बात देख पाए, आपने जैसे ही करंट को होल्ड किया, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो गई ऐसे, ठीक है ना। तो ये जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस केस में ऐसा हो जाए, ठीक है ना। अगर आपने वायर का डायरेक्शन बदल दिया, करंट का डायरेक्शन बदल दिया, करंट का डायरेक्शन अगर मान लो इस डायरेक्शन में रख दिया, अगर इस डायरेक्शन में रख दिया, आप होल्ड करके देखे, अब आप होल्ड करोगे तो अगर इस केस में आप देख रहे हो काउंटर क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसी जनरेट होंगी, आपकी क्लॉकवाइज सेंस में जनरेट है ना। और these are also concentric magnetic field lines, ठीक है। सो ये सब concentric magnetic field lines होंगी। और हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आप जैसे ही होल्ड करोगे अपने थंब को, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंजेस, और ड्यू टू दिस रीजन इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस, सो वी कैन से दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो चेंजेस। इफ यू सी द ऑन द पेपर, सपोज यार अगर तुमने कोई वायर लिया, ऐसे करंट जा रही, वायर की एक साइड आप देखो तो वायर के एक साइड पेपर इस साइड लेफ्ट साइड हो गया, या राइट साइड बोल सकते हैं और इधर लेफ्ट साइड बोल सकते हैं। तो अगर ये आपका राइट साइड है और ये आपका लेफ्ट साइड है, तो अभी आप देख पा रहे हो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही है वो कॉन्सेंट्रिक जनरेट हो रही है। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट इधर की तरफ है तो इधर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ट द प्लेन जाएगी, और इधर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउट ऑफ द प्लेन जाएगी। This cross sign is represent that the magnetic field lines invert the plane, okay, and this left side is denotes dot point, is denotes the outside, outward the plane. Suppose in other cases, अगर मान लो यार मैग्नेटिक करंट ऐसे हो, करंट वायर में ऐसे, ये जो डॉट परसेंट रिप्रेजेंट करता है ये आउटवर्ड साइड, आउट ऑफ द पेज। अगर करंट इस केस में आउट ऑफ द पेज है तो हम देख पाएंगे कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स लाइक दिस, है ना, इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे। और वो जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे वो डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों आप जरा अपने हाथ को होल्ड करके देखो, आपका फिर से जो थंब है वो उसी डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करना चाहिए जिस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है, आपकी करंट है।
तो अगर करंट जिस डायरेक्शन में है, तो अब मेरे को बताओ बच्चा कमेंट बॉक्स में आप लोग कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, क्लॉकवाइज सेंस में होगी कि काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में? I want to wait. Just please, if the direction of current in the out of the page, then where is the direction of the magnetic field? Clockwise sense or counterclockwise sense? So कृष्णा ने बोला है काउंटर क्लॉकवाइज सेंस। बहुत बढ़िया, लाजवाब, शानदार। और बच्चों का रिप्लाई आना चाहिए। बहुत बढ़िया अनन्या, बहुत अच्छे। सो लेट अस सी, और बच्चे रिप्लाई दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, लाजवाब 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 लाजवाब। सो हम बड़ी आसानी से देख पा रहे हैं, हम बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं कि अगर हमने वायर को होल्ड किया तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में। अब मेरी बात सुनिए, अगर आपने कोई भी पॉइंट लिया से ये पॉइंट P, अगर आप इस पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो जो टेंजेंट है वो उस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट हमेशा उस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे P पॉइंट पे आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B1 इधर की तरफ देख रहे हो, और अगर आप मान लो कोई ये पॉइंट लेते हो से Q, और इस Q पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करी जाती है, अगर ये Q पॉइंट लेते हैं इस Q पॉइंट पे, तो इस पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में नजर आती है। तो here the everywhere the magnetic field is different and the tangent at a particular point is represent the direction of the magnetic field at a particular point. Now भैया जैसे कि आपने देखा ना कि मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस करता है, तो अगर मैं किसी करंट कैरिंग वायर से ऐसे वायर को, इस वायर को क्या करूं, कंप्लीट घुमाकर एक सर्किल बना, है ना। अगर आप एक सर्किल बनाओगे, आप जरा 2 मिनट ध्यान से सुनना, ठीक है ना। इस सर्किल के बारे में बात कर रहे हैं हम। अगर इसमें मान लो बेटा करंट इस डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन, ठीक है, तो आप एक छोटा सा सेक्शन कट करोगे ना, अगर इसका मान लो ये वाला सेक्शन कट करते हो, ये वाला छोटा सा सेक्शन, तो आप देखोगे इसमें जो करंट है वो आउट ऑफ द पेज आ रही है। अगर 3D में देख पा रहे हो तो आउट ऑफ द पेज आ रही है, और आउट ऑफ द पेज आ रही है तो इन्वर्ट द लूप, इन्वर्ट द लूप जो आप देखोगे वो करंट ऐसे जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जनरेट होंगी, लाइक दिस। इसी तरीके से इस केस में देखा जाए, अगर इस सेक्शन को कट करते हैं तो इस सेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड, जो करंट है वो इनटू द पेज जा रही है। सो मैग्नेटिक फील्ड इस केस में भी आप देखो तो आउट ऑफ द पेज होगा, लाइक दिस। सो ओवरऑल ऐसे ही आप अगर यहाँ का कोई सेक्शन कट करते हो ना, यहाँ का कोई सेक्शन, तो करंट ऐसे आ रही होगी, और करंट अगर ऐसे आ रही है तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो इधर की तरफ बाहर से निकल रही होंगी, और सेंटर में बाहर की तरफ से अंदर आ रही होंगी। इसी तरीके से ये पॉइंट अगर आप देखोगे तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ही आ रही होंगी आउटसाइड द पेज, लाइक दिस। तो अगर मैं ये बात करूं कि इनसाइड द लूप, inside the current carrying loop, the magnetic field lines is out of the page, and outside the loop the magnetic field lines invert the page. How is it? If you see the top view, if you want to see the top view, अगर आप टॉप व्यू देखते हो, टॉप व्यू का मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको इसके टॉप से देखोगे तो आपको इस रिंग जो है वो ऐसे नजर आएगी। ये जो वायर है, करंट कैरिंग लूप है, ये कैसे नजर आएगा, लाइक दिस। Okay. If the current is showing like this, ठीक है ना, अगर करंट इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है तो आप देखिए इसमें करंट कैसे था, ऐसे। अगर करंट ऐसे था, ये मतलब ये द करंट सेंस इज काउंटर क्लॉकवाइज। अगर करंट काउंटर क्लॉकवाइज है तो हमने अभी देखा कि इनसाइड द लूप द मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ द पेज, डॉट साइन बनेगा, है ना। और आउटसाइड द लूप, आउटसाइड द लूप, आउटसाइड द लूप
the magnetic field is into the page. So please remember, everyone, every current carrying loop is also produce a magnetic field. If the current direction is counterclockwise, then inside the loop the magnetic field is out of the page, and outside the loop the magnetic field is into the page. Okay, so how to recognize the magnetic field? So we use again a right hand thumb rule. Right hand thumb rule for current carrying loop. Current carrying loop. So how to use? Simple hai. Just curve your finger in the direction of current. Curved your fingers in the direction of current, then the thumb indicates the direction of magnetic field inside the loop. ठीक है ना? So here आप अगर यूज करके देखो तो आप पाओगे कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट को अगर मैं काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में घुमाता हूं अपनी कर्व फिंगर्स को, तो हमारा थंब जो है वो आउट ऑफ द पेज निकल के आता है. So we can say that in this case, the current is in counterclockwise, so the magnetic field is out of the page. Let us see how to use. So मैंने आपको बोला the curved fingers indicates the direction of current and the thumb indicates the direction of magnetic field. Okay, for example, अगर मान लो कोई दूसरा लूप ले लेते हैं, जैसे ये ले लिया आपने, जैसे ये लिया, अगर इसमें मैं बोलूं भैया डायरेक्शन ऑफ करंट इस बार क्लॉकवाइज सेंस में, तो अब आप बताओ इनसाइड द लूप मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ? प्लीज गिव द आंसर इन कमेंट बॉक्स. आई एम वेटिंग. हेलो. हाँ, इनवर्ट द प्लेन. बहुत बढ़िया, लाजवाब, बहुत अच्छे. जैसे ही आप देखोगे तो आप पाओगे कि इनसाइड द लूप जाएगी मैग्नेटिक फील्ड. बहुत अच्छे. और इनसाइड द लूप अगर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है तो हम बोल सकते हैं जो इसका साइन बनेगा वो कैसा बनेगा? क्रॉस बनेगा. लाइक दिस, है ना? लाइक दिस. ठीक है. और आउटसाइड द पेज द मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ द लूप. कैसे? क्योंकि आप देखो अगर इनसाइड थंब जो है अंदर की तरफ निकल रहा है तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है. यहां से एक बात और समझ में आती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेक्स अ क्लोज लूप. ठीक है ना? जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी क्लोज लूप बनाती हैं. ठीक है. तो अब यार, अब पहली बात तो डायरेक्शन अच्छे से समझ में आ गई, कैसे हमें डायरेक्शन निकालना है. कोई चीज या तो स्ट्रेट से बनी होगी, स्ट्रेट वायर से मिलकर बनी होगी, या फिर लूप से बनी होगी. तो हमने दोनों का आपको केस बता दिया. अब बात करते हैं यार कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं. तो मैग्नीट्यूड को समझने के लिए एलिमेंट्री पार्ट समझना बहुत आवश्यक है. तो आपको सबसे पहले मैं बताता हूं एवरी मूविंग चार्ज. कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना. Every moving charge produces a magnetic field. Every moving charge produces magnetic field in its surrounding. ठीक है. अच्छा, यहां पर एक काम करते हैं, एक सिंपल सी बात रहती है. अगर एक पॉजिटिव चार्ज क्यू लिया, इसको v स्पीड से भगाया,
v स्पीड से भगाया, तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज आता है हमारी करंट भी उसी डायरेक्शन में जाती है। तो हमें ये तो पता है कि करंट, अगर ये मान लो कोई पी पॉइंट आर दूरी पे लिया जो इससे एंगल थीटा बना रहे, तो इससे प्रोड्यूस होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस पी पॉइंट पे इनटू द पेज होगी। आप चाहो तो अगेन राइट हैंड थंब रूल का यूज करके देख सकते हो, इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी by thumbs, and curved fingers is represent the direction of magnetic field. So let us see here, the direction of magnetic field is into the page. अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, सो वो कितनी होगी इस बात पे हमें कैलकुलेट करना है। तो मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। पहला कि जितना चार्ज होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरी बात भैया, कितनी तेजी से भाग रहा है इस बारे में समझना चाहिए, कितनी तेजी से भाग रहा है ये बारे। अब दूसरी बात हमें पता है, हम किसी भी फील्ड से जितना दूर जाते जाते हैं वो फील्ड उतनी कम होती जाती है। तो बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 मैग्नेट आर स्क्वायर। B is inversely proportional to R square, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज डायरेक्टली, बिकॉज इट इज अ साइन वेक्टर ना, इट इज अ साइन एंड इट इज डायरेक्ट, इट इज डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन। सो यहाँ पर जो P पॉइंट आप ले रहे हो वो कहाँ ले रहे हो इस बात पे भी डिपेंड करता है। सो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन एंगल बिटवीन, ये एंगल जो लिया गया है एंगल बिटवीन velocity vector and position vector, एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। अब भैया इन चारों पॉइंट्स को एक साथ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4। तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QV sin थीटा अपॉन R स्क्वायर। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी मार्क्स लगाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी मार्क्स हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, दिस कांस्टेंट इज the mu naught upon 4 pi qv sin theta upon r square. Here the mu naught is the medium of permeability, ठीक है ना, याद रखना, इट्स अ मीडियम मैग्नेटिक परमेबिलिटी है ये mu naught, ठीक है। सो here mu naught is the magnetic permeability, तो हाउ मच कितनी होती है, तो मैं ये आपको बता देता हूं, मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है, यूनिट, ऐसा यूनिट, और यूनिट आप निकाल सकते हो बड़ी आसानी से, ठीक है। सो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सर ये बताओ, ये वेक्टर क्वांटिटी, तो ये तो आपने मैग्नीट्यूड निकाला है, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो भैया बड़ा आसान है, V और R के बीच का साइन लिखा हुआ है, V लिखा है, यहाँ R है, इसका मतलब अगर मैं वेक्टर फॉर्म में इसको लिखता हूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q इंटू V क्रॉस R अपॉन आर क्यूब। लेट अस सी, आप देखो इसको ओपन करोगे तो यही मैग्नीट्यूड आएगा जो आपके सामने लिखा हुआ है। सो इफ यू वांट टू राइट द मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म, सो यू कैन वेरी इजिली डू calculate the cross product of velocity vector and position vector. If you are very good in the cross product, so you can solve the each and every problem of magnetic field. So this is a wonderful concept कि how much amount of the magnetic field is produced by the moving charge. So it's a mu naught upon 4 pi q v cross r upon r cube, और magnitude की अगर कोई बात करता है तो it's a mu naught upon 4 pi q v sin theta upon r square. चलिए नाउ यहां से एक और लॉ आता है जो हमारे एक साइंटिस्ट, दो ब्रदर्स थे जिन्होंने मिलकर दिया, उनका नाम था बायोट सेवर्ट, ठीक है ना। तो बायो सेवर्ट लॉ देखते हैं, ठीक है ना। बायो सेवर्ट लॉ क्या होता है, इन्होंने बोला कि एवरी करंट कैरिंग एलिमेंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग इटसेल्फ। हर तरीके का करंट कैरिंग एलिमेंट अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इन्होंने क्या बोला कि एवरी
current carrying मैग्नेटिक करंट कैरिंग एलिमेंट। अच्छा, करंट कैरिंग एलिमेंट का मतलब क्या है? करंट कैरिंग एलिमेंट का मतलब है अ वेरी स्मॉल पीस है ना ऑफ किसी भी वायर, करंट कैरिंग वायर, अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ अ करंट कैरिंग वायर। इसका मीनिंग ये करंट कैरिंग वायर। तो अब every current carrying wire element produces a magnetic field in its surrounding, produces a magnetic field in its surrounding. So how much amount of the magnetic field present? How much? तो अगर मान लो बच्चा कोई इस तरीके का आप एलिमेंट्री सेक्शंस लेते हो, कोई वायर जिसमें करंट मान लो यहाँ पर आई जा रही है, तो अगर यहाँ पर एक डीएल एलिमेंट्री सेक्शन कट किया जाए, डीएल इन्होंने डिफाइन किसके लिए किया? डीएल के लिए किया। अगर ये डीएल इससे डीएल से आर दूरी पर ये जो एंगल थीटा बना रहा होगा, पी पॉइंट पे कोई मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, तो दिस मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है डीबी, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना? मैं आपको इसका डेरिवेशन भी बता सकता हूं फ्रॉम दिस फॉर्मूला, कि आप ऐसा समझो कि जो करंट है ना, जो करंट है आई, वो कितना होता है? एनईएवीडी होता है। करंट होता है एनईएवीडी, ठीक है ना? तो हमारे पास चार्ज जो होगा इसके क्रॉस, अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए ले लिया जाए, अगर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आई है, तो यार हम सिंपल सी बात बोल सकते हैं कि चार्ज कितना होगा? इट्स एनईएल। चार्ज कितना होगा? एनईएल। वीडी ये हो गया। तो हम बड़ी आसानी से बोल सकते हैं कि हाउ मच अमाउंट ऑफ द चार्ज, क्यू की बात करें तो एनईएल, N is the concentration of the electron, EAL is the volume, तो ये आ गया चार्ज। वेलोसिटी जो हो गई वो VD हो गई। तो आप बड़ी आसानी से जैसे ही ये फॉर्मूला लगाते हो ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई N Q V अपॉन QV साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा करके लिखते हो, तो आप देखोगे कि यहाँ पर डीबी जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई NEAL VD ओवर, AL की जगह DL लिख सकते हैं, AL की जगह आप इसको DL भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर ये DL टर्म आ जाएगा, AL की जगह DL लिख सकते हैं, तो दिस DL इंटू VD साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो अब आप सभी जानते हैं ना, करंट बराबर होता है एनईएवीडी। तो एनईएवीडी की जगह पर हमने लिख दिया आई, एनईएवीडी की जगह पे आई लिख दिया, और डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस बाय द करंट कैरिंग एलिमेंट इन इट्स सराउंडिंग। अच्छा यार, ये भी क्या वेक्टर फॉर्म में लिखी जा सकती है? तो हाँ, लिखी जा सकती है। कैसे लिखेंगे? बड़ा आसान है ना? वेक्टर फॉर्म में देख लीजिए। सबसे पहले वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना? तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो डीबी वेक्टर के लिए क्या करना है? बस आप देखो साइन थीटा लिखा है तो यहाँ डीएल है, तो हम कर सकते हैं डीएल क्रॉस आर, जैसे उसमें वी क्रॉस आर लिखा था, यहाँ पे डीएल क्रॉस आर आ जाएगा। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। अगेन सॉल्व करेंगे तो यही रिजल्ट निकल के आएगा जो आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, डीबीए निकल के आ गया, बहुत बढ़िया। अब डीबी अगर बच्चों ये निकल आ गया तो हम बता सकते हैं टोटल करंट, टोटल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस बाय कंप्लीट वायर, हाउ मच? तो दिस बी, अब ऐसे छोटे छोटे सभी का वेक्टर सम करते जाएंगे तो इट्स इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर डीबी, दैट्स इट। तो यहाँ पर वैल्यू डाल दोगे आप,
This is called mu naught I upon 4 pi integration over dl cross r upon r cube. ठीक है ना, ये आ जाएगी आपकी फाइनल मैग्नेटिक फील्ड किसी भी वायर के द्वारा प्रोड्यूस की गई. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग let us see the very important applications and such a very easy if you want to the good understanding. The magnetic field produces by current carrying infinite very long current carrying wire, very long current carrying wire. So if you want to understand the Biot-Savart law, so must we see this this topic. This topic is how much amount of the magnetic field is produced by the very long current carrying wire. Suppose we have very long magnetic wire. We have very long wire, and this long wire carrying a current I in this direction. And suppose you, अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हो ना यार, कोई भी पॉइंट, तो वो पॉइंट उस लॉन्ग वायर के लिए एज अ मिड पॉइंट की तरह काम करता है, क्योंकि इन्फिनिटी इधर जा रहा है, इन्फिनिटी. अब इससे मान लो, इससे अगर आर दूरी पर कोई पॉइंट पी लिया गया है, इस पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो हमने क्या देखा था बायो-सावर्ट लॉ में, हमें एक डीएल एलिमेंट्री सेक्शन कट करना चाहिए, और वो डीएल एलिमेंट्री सेक्शन का पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ये होता है आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. यहां पर भी हम क्या करेंगे, एक डीएल एलिमेंट्री सेक्शन कट करेंगे. सो अगर आप जैसे डीएल एलिमेंट्री सेक्शन कट करते हो ना, इससे y दूरी पर एक डीएल एलिमेंट्री सेक्शन कट करते हैं, और ये डीएल एलिमेंट्री सेक्शन के बारे में अगर देखेंगे तो ये डीएल एलिमेंट्री सेक्शंस जो मैग्नेटिक फील्ड देगा वो कितनी, ये दूरी कितनी हो जाएगी, तो अंडर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. और हम देखेंगे इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी वो किस डायरेक्शन में होगी. सो जस्ट स्ट्रेच योर राइट हैंड, ये करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो आप देखोगे इसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की जाएगी. आपको बस वायर को होल्ड करना है और कप फिंगर्स को अंदर की तरफ लेके, आप कप फिंगर्स को अगर दिखाओगे तो आप देख पाओगे कि पेपर के अंदर की ओर जा रही होगी. तो वी कैन से दैट इन दिस केस द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ट द प्लेन. अच्छा भैया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें मिल गई डीबी वेक्टर. अच्छा, ये मिल गया, तो अब हमें बायो-सावर्ट लॉ से डीबी बड़ी आसानी से लिख सकते हैं. डीबी बराबर लिखेंगे तो इट्स अ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल, एंगल चेक करते हैं. तो अब हमें क्या चाहिए, डीएल और आर वेक्टर. तो ये एंगल अगर थीटा मान लेते हैं, ये अगर आप थीटा मानते हो तो आप लिखोगे आई डीएल साइन थीटा अपॉन आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 1/2 का होल स्क्वायर. तो 1/2 हट जाएगा, ये टर्म बन जाएगा. अच्छा भैया, अब जरा देखो, डीएल को आप चाहो तो डीवाई भी लिख सकते थे, डीएल को डीवाई लिख देते तो नीचे वाई था तो कैंसिल, अच्छे से इंटीग्रेट हो जाएगा. सो डीबी बराबर यहां हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई. अब जरा साइन थीटा इस ट्रायंगल से अगर देखो तो साइन थीटा आपके टर्म में क्या निकल के आता है, इट्स आर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो दिस इज आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 3/2. एक बार तो 1/2 था, और एक बार होल स्क्वायर का 1/2 का होल स्क्वायर किया गया था तो 1 आया था, और दोबारा 1/2 है, तो जब पावर्स मल्टीप्लीकेशन में ऐड हो जाती है इनटू डी वाई. नाउ ये छोटा सा डीबी निकल के आ गया, अच्छे से लिखते हैं म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई इंटू डी वाई अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 3/2. नाउ बच्चों एक बात सुनो, आप देखो तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्री सेक्शंस मिलेंगे, और सभी एलिमेंट्री सेक्शंस की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनटू द पेज ही होगी. आप कोई भी एलिमेंट्री सेक्शन, आगे वाला भी एलिमेंट्री सेक्शन कट करते हो ना, ये डीएल, अगर ये वाला भी कट करते हो तो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज आएगी. मतलब हर एक की मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आने वाली है इस पी पॉइंट पर. तो हम बोल सकते हैं यार कि हम डायरेक्शन जो है ना वो हर जगह एक ही जैसी अगर रहने वाली है तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई आर
अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन ओवर dy इंटू आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 3/2। कहां से कहां तक लिमिट जानी है? तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। अच्छा बच्चों, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की ओर अगर आप जा रहे हो, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की ओर जा रहे हो, तो अब आप इसको इंटीग्रेट करना है। सो आप सब मैथ्स के स्टूडेंट हो तो बड़ी आसानी से इसको इंटीग्रेट कर सकते हो इस टर्म को। तो अगर आप इसमें से y को r tan थीटा मान लेते हो, y को r tan थीटा मान लेते हो, जैसे कि y इज इक्वल टू r tan थीटा अगर आप मान लेते हो, सो dy बराबर आ जाएगा आपके पास r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और यहां से लिमिट एक बार हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा -π/2 एट y इज इक्वल टू इंफिनिटी, और एक बार आप रखोगे y इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू π/2 एट y इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे y इज इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो यहाँ पर जब bt लिखेंगे तो दिस इज म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन ओवर -π/2 टू π/2 इंटू dy की जगह पर क्या लिख सकते हैं? इट्स r sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन नीचे देखिएगा r स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह लिख रहा हूं आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो ओवरऑल से आर स्क्वायर कॉमन करेंगे तो बाहर आ जाएगा आर क्यूब इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की होल पावर 3/2 को क्या लिख सकते हैं? तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज अ सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा की होल पावर 3/2 बिकम्स अ सेक क्यूब थीटा। So now let us see sec cube theta and sec square theta cancel out and the result is cos theta, and the integration over cos theta is sin theta. So now the result is bt is equal to mu naught I by 4 pi r into sin theta। लिमिट कहां से कहां तक लगाओगे भैया? -π/2 से π/2, तो sin π/2 इज 1 एंड sin -π/2 इज -1, तो -1 और 1 मिलकर बन जाएगा 2। तो ये रिजल्ट आ जाएगा bt बराबर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई। सो एज वी नो, आप बहुत पहले से भी जानते हैं कि यार आप सब लोग पढ़ रहे हो, बेसिकली पढ़कर आए हो, तो आप सभी ये बात जानते भी हो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द लॉन्ग करंट कैरिंग वायर इज म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। हमने बायो-सावर्ट लॉ से भी ये प्रूफ किया है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी भी करंट कैरिंग वायर की, वो कितनी होती है? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। And for another better clarification, I want to discuss the magnetic field produces by the magnetic field produces by finite wire, finite, अभी infinite देखा था, finite length long current carrying wire, finite long current carrying wire. Okay, so now we have the finite wire, suppose like this, and this length is L. Okay, suppose the length of this wire is L. Okay, and you take the point anyone, कोई भी पॉइंट आप ले लो, उस पॉइंट P से R दूरी पर मान लो ये A जो ये वायर है, इसका एक एंड A है जो एंगल थीटा बना रहा है, या अल्फा 1 या θ1 कुछ भी बोल सकते हैं आप। अगर इसको θ1 बोल दो, और ये वाला वायर, ये नीचे वाला वायर जो है वो इसका B से पॉइंट जो है वो θ2 एंगल बना रहा है। ठीक है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड मान लो आई डायरेक्शन में जा रही, करंट जो है वो आई डायरेक्शन में जा रही, तो फिर से आप वही डायरेक्शन सबसे पहले तो इस्तेमाल करो कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होगी। तो आप देखोगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे इन्वर्ट द प्लेन आएगी। अब आप क्या करने वाले हो? वही काम करने वाले हो कि वाई दूरी पर एक dy एलिमेंट्री सेक्शन कट करने वाले। ठीक है ना? अच्छा भैया, जैसे ही तुम dy एलिमेंट्री सेक्शन कट करोगे ना यार, अब देखना थोड़ी सी चीज बदल जाएगी। क्या बदल रहा होगा इसमें? क्योंकि ये फाइनाइट वायर है ना, तो ये थीटा एंगल पर डी थीटा एलिमेंट्री सेक्शन चेंज हो जाएगा। थीटा एंगल पर डी थीटा एलिमेंट्री सेक्शन, और डी थीटा एलिमेंट्री सेक्शन का जो आर्क होगा वो ऐसा होगा। आई वॉन्ट टू ड्रॉ द सेपरेटली फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन। दिस इज द dy, दिस इज द dy, this is the dy, and
you have the points P like this, and we know very well this angle is theta, so this is d theta. अगर ये डी थीटा होगा तो आपने ऐसे ही जब परपेंडिकुलर डाला ना, ये परपेंडिकुलर, तो ये हमें इतना एक्सेस लेंथ मिल रहा है इसका, तो हमें बस ये लाइन चाहिए, क्योंकि तभी हम बता सकते हैं क्वेश्चन, तभी हम कर सकते हैं क्वेश्चन, अदरवाइज ही हम कर नहीं सकते। तो यार हमें सबको पता है कि ये दूरी आर है, जैसा कि ये आर बोला गया है, थीटा अगर बहुत स्मॉल है तो ये ऐसे सर्कुलर एक सर्किल बनाएगा ना, ऐसे 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 ऐसे, तो इसकी हर जगह ये आर, तो ये भी आर, तो ये भी आर है ना, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो अगर ये आर है, ये डी थीटा है, तो आप ये डिस्टेंस बता सकते हैं कितनी होगी। अगर ये डी वाई है तो ये डिस्टेंस आप बड़ी आसानी से बोल सकते हो। अगर ये 90 डिग्री है, आपको ये 90 डिग्री डाल दिया है ना हमने, ये 90 डिग्री डाला है, तो आपसे ये डिस्टेंस पूछ रहा हूँ। हो सके तो आप कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर लिख के दे सकते हो, मैं दो तीन सेकंड वेट कर सकता हूँ आपका। हम मुझे ये जो डॉटेड लाइन, ये जो बहुत डार्क स्टेज है, इसको बताना है ये कितना रहा होगा। बोलिए, कोशिश करिए, बेसिक का बेसिक चीज है। एक बच्चे ने बोला, क्या बोला, डी वाई कॉस थीटा। अरे अरे डी वाई कॉस थीटा, डी वाई कॉस थीटा कैसे हो सकता है यार, और थोड़ा सा दिमाग लगाओ। और आर डी थीटा, आर डी थीटा, आर डी थीटा, आर आर क्या होगा बच्चा, आर, ये आर और इस आर, ये आर और ये आर में तो अंतर चाहिए ना, ये सही बोला है आपने, लेकिन ये आर और इस आर में अंतर चाहिए, तो ये आर तो बताएंगे ना आप। और लोग बोलो। देखो, एक बच्चे ने थोड़ा बहुत अच्छा बोला, क्या बोला था ये देखते हैं सबसे पहले। एक तो ये डी वाई कॉस थीटा के टर्म को उठाते हैं, और दूसरा उठाते हैं आर कॉस थीटा, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, आप लोग देख नहीं पा रहे हो अच्छे से, इसलिए आपको दिख नहीं रहा है, ये भाई डी वाई है, तो इसका टर्म जो ये लेंथ होगी ना, ये जो लेंथ होगी वो होगी डी वाई कॉस थीटा। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है जिसने ये देख लिया। अब हमें चाहिए डी वाई और इसमें रिलेशन, हमें क्या चाहिए, डी वाई और इसमें रिलेशन चाहिए, बस इतना काम करना है तो हमारा काम बहुत आसानी से हो सकता है। तो बताएगा कोई, आपके पास आ रहा है, बोलो बच्चों, है ना। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई, अगर ये बात समझ में आ गई, तो मैं सारे पॉइंट्स को रफ कर देता हूं। और यहाँ पर डीवाई एलिमेंट्री सेक्शन हमने निकाल लिया। अब डीवाई एलिमेंट्री सेक्शन निकाल लिया, अब हमारे पास एक और थोड़ा सा लॉजिक बचा है। क्या लॉजिक बचा है, एंगल बिटवीन पी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल निकाल। तो अगर आपने ये थीटा लिया हुआ है बच्चा, तो मजबूरी की बात है, ये जो एंगल रहा होगा, ये जो एंगल रहा होगा, ये एंगल कितना रहा होगा। अगर ऐसे बना देते हैं, ऐसे ऐसे, ये पी पॉइंट है, ये दूरी है आपके पास आर, ये एंगल थीटा, ये आर प्राइम जो भी तुमने निकाला, ये आर हो गया। अगर ये एंगल थीटा लिया है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। अब हमारे पास डीबी वेक्टर लिख लेना चाहिए, तो जब डीबी वेक्टर लिखेंगे तो डीबी बराबर कितना लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी वाई कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, एक्चुअली आर नहीं, आर प्राइम का स्क्वायर, ऐसे करके लिखते हैं ना, आर प्राइम,
ठीक है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस r प्राइम है ना। सो db, अब वैल्यूज डालते हैं 1 by 1। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i, dy की जगह लिख रहे हैं दिस इज r cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय आर प्राइम का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, इट्स आर प्राइम अभी दिखाया हुआ है आर कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। भैया कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, आर से आर कैंसिल, डीबी बराबर म्यू नॉट आई कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 4 पाई आर। अगर ये पॉइंट आपको समझ में आया है तो हाँ लिखो, नहीं समझ में आया है तो ना लिखो, जल्दी से लिखो भैया, जल्दी से लिखो, 1 2 3, जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब, शानदार। और जल्दी बच्चे, मैं समझूंगा कि सबको समझ में नहीं आया, मैं दोबारा फिर टाइम पास करूंगा आपके साथ, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि जितने ज्यादा कमेंट्स उतने लिए बहुत बढ़िया वाली बात। 46 स्टूडेंट्स में सिर्फ 9 बच्चों को समझ में आ रहा है, वाह वाह, लाजवाब, जल्दी करो। चलो भाई, मैं मानता हूं सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, लाजवाब, बहुत अच्छे, औंध के बच्चे, जबरदस्त। ओके, थैंक यू सो मच। लेट अस सी द इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इस सबकी का जो डीबी है वो अंदर की तरफ है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी इंटीग्रेशन ओवर डीबी। सो बी नेट बराबर म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू इंटीग्रेशन ओवर कॉस थीटा डी थीटा। भैया इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, तो θ1 से θ2 की तरफ करना है आपको, ठीक है ना। तो आप एक काम कर सकते हो बड़ी आसानी से, आप क्या लिख सकते हो कि इधर से जा रहे हो तो अगर चाहो तो इसको पॉजिटिव ले लो, इसको नेगेटिव ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर ऐसे लिख लो माइनस θ1 से लेकर प्लस θ2 तक अपर लिमिट, अगर ये है तो एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। सो बी नेट बराबर यहां से आ गया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन θ1 प्लस साइन थीटा। सो एक फाइनाइट वायर की वजह से आपको वैसे तो रिजल्ट ही याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका रिजल्ट है। तो रिजल्ट क्या है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब जरा ध्यान से 2 मिनट मेरी बात सुनिए। अगर मान लो बच्चों कि अगर एंगल आपको ऐसे दे दिया जाता, क्वेश्चन में कुछ चेंज कर देते हैं, और क्वेश्चन में आपको एंगल इस बार जो आपने पी पॉइंट लिया ना, ऐसे लिया पी पॉइंट, और ये पी पॉइंट इससे एंगल बना रहा है अल्फा और ये बना रहा है एंगल बीटा, तो बताओ फॉर्मूला बदलेगा कि सेम रहेगा, फॉर्मूला बदलेगा कि सेम रहेगा, फॉर्मूला बदलेगा कि सेम रहेगा, कॉस आएगा, बहुत बढ़िया, क्यों, क्योंकि ये θ1 था, तो ये अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं 90, मतलब एक्चुअली अल्फा है क्या, तो 90 माइनस θ1 है, बस और कुछ नहीं है, 90 माइनस θ1 है, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास बी नेट बराबर म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। चमक गया होगा, ठीक है ना। सो आई होप कि आपको सबको समझ में आ रहा होगा, और बहुत बढ़िया चेंज होगा, बिल्कुल सही बात है, लाजवाब। ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट थिंग्स। अब हमने देख लिया, और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करने के लिए बायो-सेवर्ट लॉ को, जो हमारे बोर्ड पेपर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम देख रहे हैं, तो हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field produces by current carrying loop।
और बच्चों आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सारे फॉर्मूले जरूर दिमाग में रखना, क्योंकि इतना डिटेल में मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको ऐसा ना लगे कि ये चीज कहाँ से आई, कैसे आई। नहीं तो 1 सेकेंड लगता है सिर्फ फॉर्मूले बताने में, ठीक है, वो तो किताब से भी पढ़ सकते हैं ना, फिर हम में और किताब में फर्क क्या रह जाएगा। तो मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ, आपके साथ ही काम कर रहा हूँ, ठीक है। आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज कैरी ऑल फॉर्मूलाज, क्योंकि इफ यू वांट टू द गुड स्कोर इन मैग्नेटिक फील्ड, सो प्लीज एवरीवन लर्न फॉर्मूला। Okay, so let us see the important things magnetic field produces by current carrying loop। अगर इसका पहला केस देखा जाए तो केस फर्स्ट क्या कहता है? केस फर्स्ट कह रहा है भैया एट इट्स सेंटर, एट इट्स सेंटर। अगर मान लो, अगर भैया अगर कोई लूप है, अगर इस तरीके का कोई लूप है और ये लूप में करंट ऐसे जा रही है, तो अभी आपने देखा कि करंट अगर जिस डायरेक्शन में जाती है मैग्नेटिक फील्ड उसके ही हिसाब से वैरी करती है। तो जस्ट स्ट्रेच योर राइट है, मतलब आपको कर्व फिंगर्स को डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ इंट्रोड्यूस करना है, तो थंब जो है वो किसको इंट्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करेगा। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनटू द पेज होगी। आप देखोगे इनटू द पेज आ रही होगी। आप लोग घर पे करके देख सकते हो, अपने साथ बैठे हुए बच्चे करें प्लीज। तो ये आई हो जाएगा, ये आई और ये मैग्नेटिक फील्ड। तो उसने पूछा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, सेंटर। तो आप देखो ये सेंटर से ये दूरी आर है। अगर तुम एक डीएल एलिमेंट्री सेक्शन कट करते हो ना, डीएल एलिमेंट्री सेक्शन ये वाला, तो डीएल और आर के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। डीएल और आर के बीच का टेंजेंट है ना, डीएल, डीएल टेंजेंट है, और टेंजेंट और रेडियस को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो उसके बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री हो गया तो बायो-सावर्ट लॉ क्या कहता है? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डीएल साइन 90 अपॉन अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, ये आ गया टर्म। तो अब इसको ऐसे ही सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की हो रही होगी, सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड में लिख देंगे इंटीग्रेशन ओवर डी बाई दिस इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ओवर डीएल फ्रॉम 0 टू 2 पाई आर। तो आप देखो ये टर्म जो बीटी आ जाएगा, दिस इज म्यू नॉट आई बाई 2 आर। अगर मान लो इस लूप में n टर्न्स होते, अगर इस लूप में n टर्न्स होते, तो फॉर n टर्न्स इन लूप, तो हम बोलते हैं जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो एक की वजह से अगर इतनी हो रही है तो n की वजह से n टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो म्यू नॉट एन आई बाई 2, ठीक है ना। लेकिन अगर बच्चा इसी तरीके का केस अगर आ जाए आपके केस में, और आपसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है इसके एक्सियल पॉइंट पर, इसके एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, केस 2 पूछ रहा है एट इट्स एक्सियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आप मान लो ये लूप लेते हो, ठीक है ना, और ये मान लो कोई एक्सिस है जिसपे पॉइंट पी लिया गया है, ठीक है ना, और ये इसकी रेडियस है इस लूप की, है ना। तो अगर मैं बात करूं इसकी, मान लो ये करंट ऐसे कैरी कर रहा है आई, तो अगर कोई पॉइंट पी लिया आपने, यहाँ की पी पॉइंट एक्स दूरी पर, ये डिस्टेंस आर है। अब देखो यार बच्चा, अगर तुम कोई डीएल एलिमेंट्री सेक्शन कट भी करते हो ना, इसका डीएल एलिमेंट्री सेक्शन जैसे ये कट करोगे, तो ये डीएल एलिमेंट्री सेक्शन ऐसे करंट लेके जाएगा, और इससे एंगल जो होगा इसका, इस टेंजेंट से ये पॉइंट के बीच का जो एंगल होगा वो ऑलवेज 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस पे, ऐसे मान लो ये टेंजेंट ड्रॉ करते हो आप, तो ये टेंजेंट और ये एंगल ऑलवेज 90 डिग्री बना रहा होगा। तो ये आर, ये एक्स, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ दिस एंगल इज थीटा। तो आप देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस बार जो है वो किधर की तरफ जा रही है? ऐसे जा रही, करंट जो है वो ऐसे जा रही है। अगर करंट ऐसे जा रही है तो स्ट्रेच योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट,
मतलब या फिर ऐसे बोल सकते हो द थंब इज इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द कर्व फिंगर्स इज इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देखोगे ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो डीबी इस डायरेक्शन में है। अगर डीबी इस डायरेक्शन में आएगी तो डी ये अगर थीटा है तो हम बोल सकते हैं भैया कि ये एंगल भी थीटा ही हो, और ये थीटा हुआ तो डीबी का इधर कंपोनेंट आ जाता है आपके केस में डीबी कॉस अल्फा, और इधर भैया आ जाता है डीबी साइन। ठीक है, इसी तरीके से कोई बच्चा नीचे वाला भी पार्ट कट कर सकता है, इसी तरीके से आप नीचे वाला पार्ट कट कर सकते हो। तो जैसे ही आप नीचे वाला पार्ट कट करोगे ना, तो नीचे वाले पार्ट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना वो इधर की तरफ जाएगी। सेम उतनी एंगल ये भी अल्फा ही, ये भी थीटा ही होगा। तो ये अगर थीटा हो गया तो हम बोलेंगे ये एंगल भी थीटा ही। तो डीबी का इधर कंपोनेंट आएगा, हाँ थीटा ही आएगा, थीटा थीटा। तो डीबी का इधर कंपोनेंट आएगा डीबी कॉस थीटा। अच्छा, हाँ डीबी कॉस थीटा, ये भी थीटा ही लिख दो, और इधर लिखेंगे डीबी साइन थीटा। सो आप देखो कि डीबी कॉस थीटा और डीबी साइन थीटा आपस में बैलेंस, डीबी कॉस थीटा ऊपर और डीबी कॉस थीटा नीचे आपस में बैलेंस आउट हो रहे हैं। नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ट द प्लेन आ रही है, दिस इज डीबी साइन थीटा। एक बार फिर से पूरे डायग्राम को अच्छे से देखते हैं। ठीक है, सो मैं ये बोल रहा था कि ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है कि ये एंगल आपने थीटा मारा तो आप इसके परपेंडिकुलर बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड खींच दो बस ऐसे। ये डीबी, अगर ये डीबी है तो इस लाइन को अगर मिलाते हो ना तुम, इस लाइन को, ये वर्टिकल एक्सेस, ठीक है, अगर ये वर्टिकल एक्सेस मिलाते हो तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। डीबी का एक कंपोनेंट इधर आएगा डीबी कॉस थीटा, ठीक है, इधर कंपोनेंट आ जाएगा, इधर कंपोनेंट आपका आ जाएगा डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा। इसी तरीके से एक एलिमेंट्री सेक्शंस तुम इधर भी कट कर सकते थे, एक एलिमेंट्री सेक्शंस तुम इधर कट करते तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर की तरफ जाती, और ये एंगल भी थीटा ही होता, क्योंकि दूरी उतनी सब कुछ उतना, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये डीबी आ जाएगा, इस थीटा की वजह से ये एंगल भी थीटा होगा, और डीबी का इधर कंपोनेंट आ जाएगा डीबी कोई तो फ्लैग उठा लिया, कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा डीबी साइन जल्दी थीटा। फ्लैग रखो, यहाँ पे फ्लैग नहीं आ रहा भाई, उससे पहले ही मर गया। केयर पैकेज मार, है ना, तो एक डीबी कॉस थीटा, दूसरा डीबी साइन थीटा, ठीक है। सो यहाँ पर देखोगे तो दिस इज द डीबी साइन थीटा। ओवरऑल डीबी कॉस थीटा से बैलेंस आउट हो रहा होगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ चली जाएगी, दिस इज डीबी साइन थीटा। तो सबसे पहले देखते हैं डीबी कितना होगा। सो डीबी यहाँ पर आएगा, दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट रूट हट जाएगा, साइन 90 होगा, सब बता चुका हूं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, इट्स इंटीग्रेशन ओवर डीबी साइन थीटा, सो दैट इज कॉल्ड म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई dl इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन थीटा। इस केस में देखेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा आर अपॉन अंडर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल, इसका इंटीग्रेशन मानना है, जीरो से लेकर टोटल डीएल एलिमेंट्री सेक्शंस 2 पाई। तो देखो ये टर्म कितना आ जाता है, ये टर्म आ जाता है आपके पास बीटी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 इंटू 4 पाई, आर इधर लिखते हैं, और दिस इज डीएल का इंटीग्रेशन, एल और एल की लिमिट आ गई 2 पाई आर, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये टर्म बीटी टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गई हमारे पास म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। सो प्लीज रिमेंबर कि आर जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे होती है वो म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर होती है, और मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सियल पॉइंट पे होती है दिस इज बीटी बराबर वो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 होती है।
तो जो बच्चे ये चीज याद रखेंगे, फॉर्मूले में लिख के आपको दे सकता हूं, मैग्नेटिक फील्ड का एक सिंगल क्वेश्चन आप मिस नहीं करके आओ। ठीक है, आप सारे फॉर्मूले अच्छे से याद रखो। ईच एंड एवरी फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर। बोलो यहां तक बात समझ में आती है कि नहीं? कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, कोई समस्या हो तो बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हम 2 मिनट वेट कर सकते हैं, क्योंकि फिर आप यही बोलोगे ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, है ना? सर ऐसा मत करो, नहीं तो आप लोगों के साथ दिक्कत होगी। एम्पियर्स लॉ, ठीक है ना? जैसे आप लोगों को सबने गॉस लॉ पढ़ा है ना, गॉस लॉ गिव्स द आइडिया अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस, है ना? उसी तरीके से एम्पियर्स लॉ है। एम्पियर्स लॉ ने भी इस चीज का आइडिया दिया कि हाउ टू प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड बाय द करंट कैरिंग एलिमेंट्स। ठीक है ना? तो एम्पियर्स ने भी एक आइडिया दिया। इन्होंने क्या बोला, सबसे पहले बात सुनिएगा फिर समझिएगा। द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, the line integral of the magnetic field along the closed loop is equal to the mu naught times the current enclosed in the closed path. इन्होंने क्या बोला? the line integral of magnetic field, या मैग्नेटिक फील्ड बोलो या मैग्नेटिक इंडक्शन बोलो, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, है ना? द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग एनी क्लोज्ड लूप, अलोंग एनी क्लोज्ड लूप is equal to the product of म्यू नॉट मतलब मीडियम ऑफ परमिटिविटी, ठीक है ना? एंड टोटल करंट इन अ क्लोज लूप, टोटल करंट इन क्लोज्ड लूप। भैया सुन लो। अगर मैं बात करूं, जैसे ये एक लूप है, इस लूप से मान लो 1 2 3 ऐसे करंट आ रही, ठीक है? एक करंट इधर जा रही, ठीक है ना? तो ये मान लो I1, ये I2, ये I3, ये I4 ऐसे करंट, ठीक है ना? तो इन्होंने क्या बोला कि किसी भी मैग्नेटिक इंडक्शन का अगर कोई लूप बना है, लूप है, तो इस लूप को अपन एम्पियर लूप बोलते हैं। जैसे कि गॉस लॉ में गॉसियन सरफेस होता है, वैसे यहाँ पर एम्पियर लूप होता है। एम्पियर लूप, अगर इस एम्पियर लूप में तुमने कोई भी डीएल वेक्टर्स कट किया, डीएल वेक्टर कट किया, ये डीएल वेक्टर, सो द डीएल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, मान लो किसी इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाती है, ऐसे मैग्नेटिक, सो उन्होंने बोला द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द क्लोज लूप is equal to the product of mu naught into the current inside the closed loop. The line integral of magnetic field, लाइन इंटीग्रल का मतलब हुआ कि डीएल वेक्टर से मल्टीप्लाई, ठीक है? इज इक्वल टू म्यू नॉट, और जितनी भी करंट है, जैसे करंट इंक्लोज्ड करंट इन अ क्लोज्ड लूप। अगर यहां पर इंक्लोज करंट आप देख रहे हो I2, I3, I4, तो I3, I4 जा रही है और I2 निकल रही है। सो इस केस में हम क्या लिखेंगे? द लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I2 माइनस I3 माइनस I। अच्छा सुनो, अब मेरे को क्या करना चाहिए, आपको मैं एक बात समझाता हूँ। आप क्या करोगे, इसको कैसे मैंने पॉजिटिव लिखा, कैसे नेगेटिव लिखा, सो ये यूज करेंगे फिर से वही काम, राइट हैंड थंब रूल। अगर मैंने इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ली है, तो आप देखो जो थंब है वो आउट ऑफ द पेज इंडिकेट कर रहा है, इस लूप से बाहर की ओर। तो इसका मतलब कि अगर इस लूप से जो बाहर करंट जाएगी वो पॉजिटिव होगी, और जो लूप अंदर आएगी करंट वो निगेटिव होगी। अगर कोई बच्चा ये कहे कि सर मैं ऐसे ले लेता, अगर डीएल एलिमेंट्री सेक्शन मान लो सर ऐसे कट करता, और डीवी भी ऐसे, डीवी मान लो, या डीएल एलिमेंट्री सेक्शन सर ऐसे कट करता और डीबी ऐसे ले लेता, तो
बी, तो भी कहता मैं ठीक था यार, तुम गलत नहीं थे, तुम ऐसे लिख सकते थे बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, लेकिन उस केस में तुम्हारे लिए पॉजिटिव क्या हो जाती, I3 I4 पॉजिटिव हो जाती। तो दोनों से अंतर कुछ नहीं होने वाला है। अगर किसी एक बंदे ने कुछ गलत मान लिया है ना, तो आंसर सिर्फ नेगेटिव आएगा और कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। सो प्लीज रिमेंबर, एम्पियर साहब ने सबसे पहले क्या बोला कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग एनी क्लोज्ड पाथ, एनी क्लोज्ड लूप या एनी क्लोज्ड पाथ is equal to the product of mu naught and total current enclosed in the closed loop। आपने देखा मैंने I1 को कंसीडर नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि वो करंट क्लोज लूप के अंदर नहीं है, लूप के अंदर नहीं। क्लियर? अच्छा भाई, सो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है हाउ टू यूज द एम्पियर्स लॉ, हाउ टू यूज द एम्पियर्स लॉ एंड कब कब वो यूज है, हाउ टू यूज द एम्पियर्स लॉ, है ना बच्चा। तो देखो यार, एम्पियर्स लॉ का यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी चीज दी गई, कोई भी वायर दिया जाए, अगर जिस भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, सबसे पहले तो एक लूप बनाओ, ड्रॉ द लूप, एंड दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सिमेट्रिक करंट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो दिस लॉ, जैसे लॉ, दिस लॉ इज applicable for symmetric current configuration। पहली बात, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है कि आप जिस भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो ना, वो पॉइंट उस एम्पियर लूप की सरकमफ्रेंस पे होना चाहिए। द डिटर्मिनेशन पॉइंट lies on the circumference of ampere's loop। ठीक है, एग्जाम्पल ऐसे समझ लो कि अगर मैं एक मान लो ये इनफाइनाइटली, अभी आपने देखा ना, इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर सर ने लिया था और उसकी मैग्नेटिक फील्ड आपको निकाल के दिखाई थी मैंने, म्यू नॉट I बाई 2 पाई आर। तो ये मान लो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ठीक है, इसका एक पॉइंट लिया P, इससे R दूरी पर एक P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, आपको ऐसे करंट ड्रॉ करना है। तो आपने क्या किया, एक एम्पियर्स लॉ ड्रॉ किया। एम्पियर लॉ कैसा होना चाहिए, एक लूप बनाएंगे, एक लूप बना दो भैया, एक लूप बना दिया, एक लूप जैसे बना दिया, तो वो लूप में P पॉइंट जो है, देखिए उसके सरकमफ्रेंस पे ही लाई कर रहा है, पहली बात। तो P पॉइंट उसके सरकमफ्रेंस पे ही लाई कर रहा है, लाइक दिस। ठीक है, अब ये P पॉइंट सरकमफ्रेंस पे लाई किया, तो जैसे ही तुमने एक डीएल एलिमेंट्री सेक्शन कट करोगे ना, इसका डीएल एलिमेंट्री सेक्शन कहीं पर, ये जैसे तुमने डीएल एलिमेंट्री सेक्शन लिया, तो जस्ट अपने कर्व फिंगर्स को लेके जाओ, तो जिस डायरेक्शन में आपका डीएल एलिमेंट्री सेक्शन जा रहा है ना, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैं लिखूंगा द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंक्लोज्ड। तो यहां से एक पॉइंट और समझ में आता है, बी ऐसे ही लिख देंगे, डीएल, बी तो हर जगह यूनिफॉर्म होगा इस आर दूरी पर, डीएल का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो यहां से B बराबर आ गया म्यू नॉट I बाई 2 पाई आर। तो पहली बात तो ये समझ लो, ठीक है। दूसरा पॉइंट बताता हूं, दूसरा पॉइंट, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डीएल वेक्टर शुड बी 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है, तीन ही एंगल होना चाहिए। तो एंगल बिटवीन magnetic field and dl vector should be either in 0 degree or 90 degree or 180 degree, sorry 180 degree। तो ये अगर होगा तो सिमेट्रिक चार्ज करंट कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर ये एंगल्स नहीं मिलते तो हम बोल देंगे भैया वो सिमेट्रिक करंट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। एग्जांपल, एक और इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं जल्दी से।
एक और इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं सब आपको ये बोलूं कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड लो, आप इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड लो ऐसे, ठीक है ना। अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड लिया गया ना यार, तो अभी हम आपको देखो दिखा रहे, अरे यार बनेगा भी कि नहीं बनेगा। मान लो ऐसे ये लूप है, ये कोई ऐसे दे रहा है, ये एक सोलेनॉइड लूप है, यहां से ऐसे निकलेगी करंट, तो ये एक सोलेनॉइड लूप है। अगर इस इनफाइनाइटली लॉन्ग ऐसे इनफाइनाइटली बहुत बड़ा, अगर तुमने यहां पर कोई एमपीएल लूप कट किया तो ऐसे एक एमपीएल लूप बना सकते हो। तो अगर आप ये पॉइंट ले रहे हो ए, ये पॉइंट ले रहे हो बी, ये पॉइंट ले रहे हो सी, ये पॉइंट ले रहे हो डी, तो अगर करंट मान लो इस डायरेक्शन में जा रही है तो करंट के और डीएल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, अगर डीएल वेक्टर इस डायरेक्शन में लिया आपने तो डीएल वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में। अगर डीएल वेक्टर आप देखो इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। डीएल वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है तो इधर तो मैग्नेटिक फील्ड वैसे जीरो ही होती। इस केस में बता रहा हूं डीएल वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन। तो आपको वही बात बताई गई है कि मैग्नेटिक फील्ड या तो परपेंडिकुलर होनी चाहिए या फिर कैसी होनी चाहिए आपकी, उसके साथ पैरेलल हो या एंटी पैरेलल। तो अगर ऐसा होगा तो यहां पर जब लिखेंगे द लाइन इंटीग्रल ओवर बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू, अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, अगर इसकी लेंथ l है और n टर्न्स पर मीटर है, n टर्न्स पर मीटर, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे NLI, n टर्न्स पर मीटर है तो इट्स NLI। यहाँ पर फिर से लिखेंगे b, आप देखो अब ये तो जीरो हो गया, बीसी की वजह से जीरो हो गया, cos 90 इज जीरो, डॉट प्रोडक्ट होता है ना, ये डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट, तो cos 90 जीरो हो गया, इधर भी cos 90 जीरो हो गया, तो ये बन गया आपके पास b इंटू इंटीग्रेशन ओवर dl इज इक्वल टू म्यू नॉट NLI। नाउ इंटीग्रेशन कर देते हैं 0 से l तक का, तो ये बन जाएगा b बराबर म्यू नॉट NI। ये सब हम जानते हैं, ये सब आप पहले से भी जानते थे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड एट इट्स सेंटर इज म्यू नॉट NI। So thank you so much for attending the class and thank you to all of you. Bye bye. Thank you, sir ji. Okay, welcome, sir.